हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 उत्तक के 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जितने भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसलिए ये वीडियो आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास आपके पहुंच जाए और आने वाले वीडियो में हम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से देने की कोशिश कीजिए, जिसमें कहा है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है। क्वेश्चंस आपका यहाँ पे है, ऑप्शंस भी आपका ही है। तो आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए में दिया है पार्श्वस्थ विभज्योतकीय उत्तक, ऑप्शन बी में दिया है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, ऑप्शन सी में दिया अंतवेशी विभज्योतक और ऑप्शन डी में दिया है मृदुतक उत्तक। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पौधे की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक के द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा है कि मृदुतक उत्तक एक प्रकार का है। जो मृदु उत्तक है वो किस प्रकार का उत्तक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल उत्तक। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जीवित कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे दिया है दृढ़ उत्तक और स्थूलकोण उत्तक, ऑप्शन सी में दिया है मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक, और ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे दिया है मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। तो जीवित जो कोशिकाएं पाई जाती है वो मृदु उत्तक में पाई जाती हैं और स्थूलकोण उत्तक में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विभाजन की क्षमता किस में होती है। विभाजन की क्षमता किस में होती है। ऑप्शन ए में विभज्योतक उत्तक में होती है या विभज्योतक कोशिकाएं में होती है, ऑप्शन बी में दिया है अस्थायी कोशिकाओं में होती है, ऑप्शन सी में दिया है स्रावी कोशिकाओं में होती है, या ऑप्शन डी इनमें सभी में होता है। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि विभाजन की क्षमता किस में होती है। आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शंस, तो इन ऑप्शंस में आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। विभज्योतक उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है। आप लोग को पता होगा कि लिग्नन होता क्या है और इनके कारण जो मोटी हो जाती है वो कौन सी कोशिका होती है या किन कोशिकाओं की भित्ति होती है। ऑप्शन ए में मृदु उत्तक की भित्ति होती है, ऑप्शन बी में स्थूलकोण उत्तक होता है, ऑप्शन सी में दृढ़ उत्तक और ऑप्शन डी में विभज्योतक उत्तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दृढ़ उत्तक, ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है। क्यूटिन के द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है, संवहन उत्तक के द्वारा होता है, या जटिल उत्तक के द्वारा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि गैसों का जो विनिमय होता है वो स्टोमाटा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन बी को क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरी नामक जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ जमा रहता है। मृदु उत्तक में जमा होता है, स्थूलकोण उत्तक में जमा होता है, दृढ़ उत्तक में जमा होता है, या कॉर्क की कोशिकाओं में जमा होता है। तो जो सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ होता है वो कॉर्क की कोशिकाओं में जमा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जटिल उत्तक बना होता है। जटिल उत्तक किससे बना होता है। ऑप्शन ए में बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है मृदु उत्तक, ऑप्शन बी में दिया है स्थूलकोण उत्तक, ऑप्शन सी में दिया है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, और ऑप्शन डी में दिया है समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार के कोशिकाओं का। तो ये आपको बताना है कि जो जटिल उत्तक होता है वो किसका बना होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ग होगा,
जो जटिल उत्तक होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहता है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचता है। यानी वो कौन सा उत्तक है जिसके द्वारा जल और खनिज लवण पहुँचता है पेड़ पौधों के पत्तियों तक। ऑप्शन ए में जाइलम, ऑप्शन बी में फ्लोएम, ऑप्शन सी में जाइलम और फ्लोएम दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जल और खनिज लवण की बात करी गई है, तो जल जाइलम के द्वारा पहुँचता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में कौन भाग लेता है? क्या वो दृढ़ उत्तक भाग लेता है, स्थूलकोण उत्तक भाग लेता है, जाइलम भाग लेता है या फ्लोएम भाग लेता है? तो चालनी नलिका बनाने में जो भाग लेता है वो आपका फ्लोएम भाग लेता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सहकोशिकाएं पाई जाती है। सहकोशिकाएं किस में पाई जाती है? क्या फ्लोएम में पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, मृदु उत्तक में पाई जाती है, दृढ़ उत्तक में पाई जाती है? तो जो सहकोशिकाएं हैं ना वो किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक किस में अनुपस्थित रहता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में सहकोशिका में अनुपस्थित रहता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा में होता है, ऑप्शन सी में वयस्क चालनी नलिका में होता है, या स्थूलकोण उत्तक में होता है। तो जो केंद्रक अनुपस्थित रहता है वो आपका रहता है वयस्क चालनी नलिका में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वयस्क चालनी नलिका। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें कहता है कि पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। यानी पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या वो जल का चालन करता है, आहार का चालन करता है, आहार प्रदान करता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है? तो फ्लोएम का जो काम होता है बच्चों वो होता है आहार का चालन करना, यानी आहार को ले जाना ढोना, ये इसका काम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सल्की या सल्काव एपिथीलियम का प्रमुख कार्य क्या है? सल्की या सल्काव एपिथीलियम का प्रमुख कार्य क्या है? क्या उसका काम उत्सर्जन करना है, जनन करना है, सुरक्षित करना है, या इसमें कोई नहीं? तो सल्की जो एपिथीलियम का काम होता है वो सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन 15 कहता है कि पछमावी या पछमल एपिथीलियम पाए जाते हैं। पछमावी या पछमल एपिथीलियम कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो ट्रैकिया में पाए जाते हैं, त्वचा की सतह पर पाए जाते हैं, यकृत में पाए जाते हैं, या प्लीहा में पाए जाते हैं? तो पछमावी या पछमल जो एपिथीलियम है वो आपका पाए जाते हैं ट्रैकिया में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अस्थि है, मतलब अस्थि किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए में एपिथीलियम उत्तक है, ऑप्शन बी में संयोजी उत्तक है, ऑप्शन सी में पेशी उत्तक है, या ऑप्शन डी में तंत्रिका उत्तक है? तो अस्थि जो आपका है वो संयोजी उत्तक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में एपिथीलियम में पाई जाती है, ऑप्शन बी में तंत्रिका उत्तक में पाई जाती है, ऑप्शन सी में एरियोलर में पाई जाती हैं, और ऑप्शन डी में पेशी उत्तक में पाई जाती हैं। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं बच्चों ये आपका एरियोलर उत्तक में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहता है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती हैं? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्यूबोइडल में पाई जाता है, या क्यूबाइडल भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको क्यूबाइडल भी पढ़ सकते हैं, उपास्थि में पाए जाते हैं, एडिपोज में पाए जाते हैं, या अस्थि में पाए जाते हैं? तो जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है बच्चों वो पाई जाती हैं अस्थि में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन 19 कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से शरीर मोटा हो जाता है? यानी वो कौन सा उत्तक है जिसका अधिक मात्रा में जमा हो जाता है शरीर में तो शरीर मोटा हो जाता है?
ऑप्शन ए में क्या वो एडिपोज उत्तक है, ऑप्शन बी में पीला तंतुमय उत्तक है, ऑप्शन सी में श्वेत तंतुमय उत्तक है, या ऑप्शन डी में जालवत संयोजी उत्तक है। तो इस प्रश्न का जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। एडिपोज के कारण जो शरीर है वो बिल्कुल फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए में एपिथेलियम उत्तक करता है, पीला तंतुमय उत्तक करता है, श्वेत तंतुमय उत्तक करता है, या जालवत जो संयोजी उत्तक है वो करता है। तो लिगामेंट का जो निर्माण करता है बच्चों वो आपका करता है पीला तंतुमय उत्तक। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 कहता है कि अरेखित पेशी है। अरेखित पेशी कौन सा है? क्या वो अनैच्छिक है, ऐच्छिक है, क एवं ख दोनों है इस ऑप्शन में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अरेखित पेशी होता है ना वो अनैच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, जिसमें कहता है कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, यानी मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली उत्तक का नाम क्या है, या वो कौन चीज़ है जो मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? ऑप्शन ए में उपास्थि, ऑप्शन बी में लिगामेंट, ऑप्शन सी में एपिथेलियम और ऑप्शन डी में टेंडन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मांसपेशी और अस्थि को जो जोड़ने का कार्य करता है उसे टेंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है, यानी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का कितना प्रतिशत है? क्या 55% है, 45% है, 90% है, या 10% है? तो इस 23 नंबर सवाल का जो सही आपका जवाब होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 90%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? क्या वो लाल रुधिर कणिकाएं मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट्स करता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं करता है, या तंत्रिका उत्तक करता है? तो रक्त को थक्का बनाने का जो मुख्य कार्य होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स का होता है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कहता है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक किसकी इकाई है? क्या वो कोशिका काय का या साइटन का है, एक्सॉन का है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का है, या ड्रेडन का है, या ड्रेडन का है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए कि तंत्रिका उत्तक किसकी इकाई होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूरॉन की या तंत्रिका कोशिका का। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ये किसके द्वारा होता है, या कौन से उत्तक के द्वारा होता है? क्या वो पेशी उत्तक के द्वारा होता है, तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है, संयोजी उत्तक के द्वारा होता है, या एपिथेलियम उत्तक के द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि संवेदना का जो चालन हमारे शरीर में होता है वो तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे आप बी को क्लिक कर लेंगे, ठीक है, आप बी को क्लिक कर लेंगे, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो समान कार्य और इसकी जो समान उत्पत्ति है इसको संपादित करने वाली चीज़ को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें कहा गया है कि विभज्योतक उत्तक बना होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो विभज्योतक उत्तक है वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया मृत कोशिकाओं से बना होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, या अस्केलरे काइमा से बना होता है, या कोलेन काइमा से बना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीवित कोशिकाओं से ये बना होता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें कहता है विभज्योतकी उत्तक हो सकते हैं। जो विभज्योतकी उत्तक है वो कैसे हो सकते हैं, किस तरीके का हो सकते हैं? या वो शीर्षस्थ हो सकते हैं, शीर्षस्थ का मतलब शीर्ष पे हो सकते हैं, पार्श्व के मतलब ये बीच में हो सकते हैं,
फिर अंतःवेशी का मतलब है कि ये अंत में हो सकते हैं या इनमें से सभी में हो सकते हैं। तो जो विभज्योतकी उत्तक है बच्चों वो सभी में हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है 30 नंबर में कि संवहन उत्तक का निर्माण होता है। संवहन उत्तक का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए में शीर्षस्थ, जो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक है वहाँ पे इसका निर्माण होता है। अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक में इसका निर्माण होता है। पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक में होता है या इनमें से किसी में नहीं होता है। तो संवहन उत्तक का जो निर्माण होता है वो आपको बता दें कि ये पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक में होता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का सी आंसर को क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि क्लोरोफिल युक्त मृदुतक, क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को क्या कहा जाता है? जो क्लोरोफिल युक्त मृदु उत्तक है उसको क्या कहते हैं? क्या उसे कोलेन काइमा कहते हैं, पैरेन काइमा कहते हैं, अस्केलरेन काइमा कहते हैं या क्लोरेन काइमा कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका होगा क्लोरेन काइमा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एरेन काइमा पाया जाता है। एरेन काइमा कहाँ पाया जाता है? तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है, मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, विभज्योतकी उत्तक में पाया जाता है या जलीय पौधा में पाया जाता है। तो जो एरेन काइमा है बच्चों, एरेन जो काइमा है वो आपका पाया जाता है जलीय पौधों में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जलीय पौधों को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उसमें कहता है स्थूलकोण उत्तक की कोशिकाओं के किनारे में स्थूलन होता है। ये किस चीज़ का बना होता है? क्या ये सेलुलोज का बना होता है, लिग्नन का बना होता है, सुबेरिन का बना होता है या इनमें से किसी चीज़ का नहीं बना होता है? तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 34, जिसमें कहता है कि बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। बीजों के कठोर आवरण में क्या पाया जाता है? क्या वो जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, दृढ़ उत्तक पाया जाता है या मृदु उत्तक पाया जाता है? ठीक है, बीजों के जो कठोर आवरण है उसमें कौन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दृढ़ उत्तक पाया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये दृढ़ उत्तक पाया जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में, यहाँ पे मैं छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे कि निम्नलिखित में किसमें जीव द्रव नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें जीव द्रव नहीं होता है? ऑप्शन ए में कॉर्क कोशिका में नहीं होता है, दृढ़ उत्तक में नहीं होता है, और सी में ऑप्शन दिया है कि क एवं ख दोनों। क एवं ख कहने का मतलब ए और बी दोनों में। ठीक है, ए और बी दोनों में। और ऑप्शन डी में स्थूलकोण उत्तक में। ठीक है, तो बताइए कि किसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है? तो ये जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉर्क कोशिका और दृढ़ उत्तक दोनों में जीव द्रव नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कहता है कि जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं। जाइलम उत्तक में क्या पाए जाते हैं? क्या उसमें वाहिकाएं पाए जाते हैं? क्या उसमें चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं? क्या उसमें वाहिनिकाएं पाए जाते हैं या उसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, यानी ए और बी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दोनों पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी ऑप्शन डी, क एवं ग दोनों, यानी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस में। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो ऑप्शन 37 कहता है फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है। फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण किस चीज़ से होता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए में 2 तत्वों से, ऑप्शन बी में 3 तत्वों से, ऑप्शन सी में 4 तत्वों से और ऑप्शन डी में 1 तत्वों से।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी होगा, जिसमें 4 तत्वों से जाइलम एवं फ्लोएम बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि फ्लोएम में पाए जाते हैं, यानी फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है बास्ट तंतु, ऑप्शन बी में फ्लोएम मृदु उत्तक, ऑप्शन सी में चालनी नलिकाएं और ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो बताइए फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें बास्ट तंतु भी पाए जाते हैं, फ्लोएम मृदु उत्तक भी पाए जाते हैं और चालनी नलिकाएं भी पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, उसमें कहता है चालनी पट्टी पाई जाती है। चालनी पट्टी किस में पाई जाती है? क्या वो दो सह कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है, 2 चालनी नलिकाओं के बीच में पाई जाती है, 2 बास्ट तंतुओं के बीच में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं, यानी इन सभी में से कहीं में भी चालनी पट्टी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, 2 चालनी नलिकाओं के बीच में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है 40, उसमें कहता है चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन का मतलब होता है इधर उधर ले जाना। ठीक है, इधर उधर ले जाना। तो इसमें कौन मदद करता है? क्या वो सहकोशिकाएं मदद करता है? क्या वो फ्लोएम तंतु करता है? ठीक है, क्या वो फ्लोएम तंतु करता है? क्या वो फ्लोएम मृदु उत्तक करता है या वाहिकाएं करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सहकोशिकाएं मदद करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। क्वेश्चन 41 कहता है कि फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए में फ्लोएम मृदु उत्तक करता है, सहकोशिकाएं करता है, चालनी नलिकाएं करता है, या इनमें फ्लोएम जो तंतु होता है वो करता है। ठीक है, तो फ्लोएम उत्तक को जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है बच्चों, वो करता है फ्लोएम तंतु। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी उत्तक लार ग्रंथि तथा संवेदन ग्रंथि में पाई जाती है? संवेदन ग्रंथि और लार ग्रंथि दोनों में पाई जाती है, वो कौन सी उत्तक है? ऑप्शन ए में पछमल एपिथीलियम, यहाँ पे थी है, ठीक है, इसको अब थोड़ा सा सुधार लेंगे, पछमल एपिथीलियम। ऑप्शन बी में सल्की एपिथीलियम, ऑप्शन सी में क्यूबाइडल एपिथीलियम और ऑप्शन डी में एरियोलर उत्तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन आपका सी होगा, क्यूबाइडल। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथीलियम जो है उसमें लार ग्रंथि और संवेद ग्रंथि दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? क्या वो संयोजी उत्तक हैं, क्या वो पेशी उत्तक हैं, क्या वो तंत्रिका उत्तक हैं, या ये तरल उत्तक हैं? तो आप सभी को बता दें कि आरेखित और जो रेखित है, आरेखित और जो आरेखित उत्तक है ये मूल रूप से जो होता है वो पेशी उत्तक के उदाहरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें कहता है यहाँ पे इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? क्या वो एरियोलर उत्तक करता है, तंत्रिका उत्तक करता है? ठीक है, तंत्रिका उत्तक करता है, क्या वो पेशी उत्तक करता है या कंकाल उत्तक करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एरियोलर उत्तक त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, या 2 मांसपेशियों को भी जोड़ सकता है। कौन सा? एरियोलर उत्तक। अब बढ़ते हैं आगे जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 45, उसमें कहता है कि इनमें किस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें पाई जाती है? वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें वसा की बूंदें पाई जाती हैं? ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन ए में प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी में दिया है श्वेत तंतुमय उत्तक, ऑप्शन सी में पीला तंतुमय और ऑप्शन डी में वसा संयोजी उत्तक।
तो देखिए इसमें वसा की बूंद की बात करी है तो इसमें वसा संयोजी उत्तक ही रहेगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे, जिसमें कहता है कि टेंडन का निर्माण करता है। टेंडन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए में श्वेत तंतुमय उत्तक करता है, पीला तंतुमय उत्तक करता है, जालवत संयोजी उत्तक करता है या कंकाल उत्तक करता है। तो जो टेंडन का निर्माण करता है बच्चों वो आपका श्वेत तंतुमय उत्तक करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहता है कि इनमें कौन पलीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इनमें कौन पलीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ऑप्शन ए पीला तंतु में उत्तक पाया जाता है, श्वेत तंतु में, ऑप्शन सी में जालवत संयोजी उत्तक और ऑप्शन डी में उपास्थिस उत्तक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जालवत संयोजी उत्तक। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है। बाह्य कर्ण में जो हम लोगों का कान होता है उसमें पाए जाने वाले कंकाल क्या है। क्या वो उपास्थि होता है, क्या वो अस्थि होता है, क्या वो संवहनीय उत्तक होता है, क्या वो अइस्टोब्लास्ट होता है, क्या वो अइस्टोब्लास्ट होता है। तो बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। तो बाह्य कर्ण में जो पाए बाह्य कर्ण मतलब जो हम लोगों का कान है ना उसमें जो पाया जाता है उसका नाम होता है उपास्थि। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें कहता है कि न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल प्रकार है। न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल किसका रूप है या किसका प्रकार है। क्या वो लाल रुधिर कणिका का है, श्वेत रुधिर कणिका का है, रक्त प्लाज्मा का है या तरल उत्तक का है। तो न्यूट्रोफिल और बेसोफिल जो प्रकार होता है वो किसका होता है, तो वो श्वेत रुधिर कणिका का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बी है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें उसमें कहता है 50 में कि नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाली पेशी है। नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाला पेशी है कौन सा है। ऑप्शन ए में हृदय पेशी है, ऑप्शन बी में अरेखित पेशी है, ऑप्शन सी में रेखित पेशी है, ऑप्शन डी में कंकाल पेशी है। तो नेत्र की आइरिस में जो पाए जाने वाली पेशी होती है वो आरेखित पेशी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा है इनमें कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। इनमें कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। ऑप्शन ए अरेखित पेशी, ऑप्शन बी में हृद पेशी, ऑप्शन सी में पेशी तंतु, ऑप्शन डी में रेखित पेशी। तो बताइए फटाफट से कि कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी को आप क्लिक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन लसिका के लिए सही है। आपने पढ़ा होगा लसिका के बारे में, तो बताइए निम्नलिखित में कौन कथन लसिका के लिए सही है। ऑप्शन ए में इसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, ऑप्शन बी में इसमें श्वेत कणिकाएं या लिम्फोसाइट तैरते रहते हैं, ऑप्शन सी में यह शरीर के असंक्रामय तंत्र का निर्माण करता है, ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका सही जवाब यहाँ पे आना चाहिए वो ऑप्शन आना चाहिए डी, कि सभी कथन लसिका के लिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप क्लिक कर लेंगे। चलते हैं आज के 53 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कहा है इनमें किसका केंद्रक पाल्वित होता है। इनमें किसका जो केंद्रक है वो पाल्वित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो कहा है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी में न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी में इओसिनोफिल का और ऑप्शन डी में इनमें सभी।
तो इनमें किसका केंद्रित पाल्वित होता है? तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो लग रहा है बच्चों, वो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। कौन काम करता है? ऑप्शन ए में संयोजी ऊतक करता है, ऑप्शन बी में तंत्रिका ऊतक करता है, ऑप्शन सी में पेशी ऊतक करता है और ऑप्शन डी में कंकाल ऊतक करता है। तो संवेदना की बात करा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर के भाग से दूसरे भाग में जो भेजने का काम करता है वो तंत्रिका ऊतक करता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बी को क्लिक कर लेंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसमें कहा है कि रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग जरा फटाफट से बताइए कि रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, तंत्रिका में। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें कहता है एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन तैयार करती हैं? फिर से रिपीट कर देते हैं, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन का काम करती हैं? ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, आप लोग बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन सी में दिया गया है हिस्टोसाइटस, ऑप्शन सी में दिया गया है, देखिए यहाँ पे सी में दिया गया प्लाज्मा और ऑप्शन डी में दिया गया है मास्ट कोशिकाएं। तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, मास्ट कोशिकाएं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें कहता है श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा है। क्या वो उपकला ऊतक में पाए जाते हैं, एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं, तरल ऊतक में पाए जाते हैं या पेशी ऊतक में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी होगा, एरियोलर ऊतक। अब बढ़ते हैं आज के 58 नंबर क्वेश्चन पे जिसमें कहता है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि में पाई जाती हैं, उपास्थि में पाई जाती हैं, रुधिर में पाई जाती हैं या उपकला में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए होगा, अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं जिसमें कहता है कि कोड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती हैं। कोड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में अस्थि में, ऑप्शन बी उपास्थि में, ऑप्शन सी उपकला में और ऑप्शन डी रुधिर में। तो ये जो पाई जाती हैं बच्चों वो आपका पाई जाती हैं ऑप्शंस के जो अकॉर्डिंग दी गई हैं वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपास्थि में। ठीक है, तो आप बी को क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए जिसमें कहता है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त या रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में 90%, ऑप्शन बी में 10%, ऑप्शन सी में 55% और ऑप्शन डी में 45%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 55%। तो आप सी को क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें कहता है किसकी उपस्थिति मैमलिया की अस्थियों की पहचान है? किसकी उपस्थिति मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है? ऑप्शन ए में देखिए पेरिकोन्ड्रियम, ऑप्शन बी में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी में हैवर्सियन और ऑप्शन डी में श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हैवर्सियन। ठीक है, आप हैवर्सियन को क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 62 देखते हैं जिसमें कहता है कि इनमें किस श्वेत रुधिर कणिका का केंद्रक पाल्वित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए में न्यूट्रोफिल का, ऑप्शन बी में इयोसिनोफिल का, ऑप्शन सी में बेसोफिल का और ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इनमें सभी जो हैं रुधिर श्वेत कणिका का केंद्रक पाल्वित होता है। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें कहता है
कि पेशी ऊतक के भीतर पाए जाने वाले तरल क्या कहलाते हैं। पेशी ऊतक के भीतर जो तरल पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ऑप्शन बी में लसिका कहा जाता है, ऑप्शन सी में प्लाज्मा कहा जाता है, या ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो पेशी ऊतक के भीतर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसे जो कहा जाता है बच्चों, वो आपका कहलाता है ऑप्शन ए सार्कोप्लाज्म। क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म। आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें कहता है कि न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए एक्सॉन कहलाती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए एक्सॉन कहलाती हैं, ऑप्शन बी रेनवियर की नोड कहलाती हैं, ऑप्शन सी डेंड्राइटस कहलाती हैं, या ऑप्शन डी मज्जा आच्छद कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, डेंड्राइटस। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।